हेलो एवरीवन। तो लास्ट 2 लेक्चर में हमने देखा था कि लीडिंग लैगिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके बाद फिर हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें इलेक्ट्रिकल में ज़रूरत पड़ी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फेजर्स के बारे में कि किस तरीके से फेज़र ड्रॉ करने हैं और जो बेसिक फेज़र कैलकुलेशंस हैं वो कैसे करनी है, कि प्लस करना है माइनस करना है, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में हम समझेंगे कि बेसिकली फेज़र और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे फेज़र की। तो फेज़र बेसिकली क्या है कि एक लाइन होगी है जो रिप्रेजेंट करती है कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को एज ए वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम डिफाइन करें फेज़र क्या है, अ लाइन यूज्ड टू रिप्रेजेंट complex electrical quantity as a vector। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, क्योंकि उसमें रियल चीज़ें भी हैं और इमेजनरी भी हैं। ठीक, तो कोई भी एक लाइन फेज़र उसको बोलते हैं कि एक लाइन है जो रिप्रेजेंट करती है कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को एज ए वेक्टर। ठीक है, तो फेज़र में 2 चीज़ें होंगी, एक तो होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा फेज एंगल। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है कि मान लो हमें ड्रॉ करना है कोई करंट, मान लेते हैं I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका हमें फेज़र ड्रॉ करना है और फिर इसको लिखना भी है पोलर फॉर्म में। ठीक है, फेज़र की जो फॉर्म है बेसिकली पोलर है, इसमें मैग्नीट्यूड होगा और एंगल होगा। ठीक है, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब कभी भी अगर कोई फेज़र ड्रॉ करना होगा तो एक रेफरेंस जरूर देगा। ठीक है, बिना रेफरेंस के हम फेज़र ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो सपोज वोल्टेज है कोई वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब वो ऐसा कहते हैं एग्जाम में कि अगर ये रेफरेंस है, वोल्टेज अगर रेफरेंस है तो करंट को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए या फेज़र फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, इस तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये वाली जो लाइन होती है, ये जो इसको बोलते हैं हम रेफरेंस लाइन या साइन ओमेगा टी की लाइन है। ठीक है, या फिर 0 डिग्री लाइन है। तो यहाँ पर जो एंगल है इस एक्सिस के साथ वो 0 डिग्री है। ठीक है, वी एम साइन ओमेगा टी बेसिकली यही तो है। इसको ऐसे लिख लो चाहे कि वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 0, मतलब कोई एंगल नहीं है, फेज यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में 0 है फिलहाल। ठीक है, तो ये रेफरेंस हमने मान लिया या वो देगा एग्जाम में कि ये रेफरेंस है। आगे हम देखेंगे अगर रेफरेंस चेंज करेंगे तो किस हिसाब से चीज़ें चेंज होंगी। तो अगर हमें करंट का फेज़र ड्रॉ करना है तो करंट क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो साइन ओमेगा टी की एक्सिस से 5 डिग्री है। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर फेज एंगल फाई अगर पॉजिटिव होगा तो हम जिस डायरेक्शन में जाएंगे वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और अगर फेज एंगल नेगेटिव होगा तो हम जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर हमें आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5 का फेज़र ड्रॉ करना है तो हम जो है साइन ओमेगा टी से 5 ज़्यादा है, तो इस एक्सिस से, क्योंकि प्लस का 5 है तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन होगी यहाँ पर ये होगी करंट की। ठीक है, तो कुछ नहीं किया कि हमने कहा कि अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज का जो फेज़र है वो यहाँ पर होगा, साइन ओमेगा टी रेफरेंस लिया हमने। ठीक है, तो वोल्टेज यहाँ पर है और जो करंट है वो उससे प्लस 5 है। ठीक है, तो अगर प्लस 5 होगा तो हम चलेंगे कहाँ की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहीं पे माइनस का 5 लिखा होता या माइनस 45 इस तरीके से लिखा होता, सपोज हमें ड्रॉ करना होता कि I2 मान लेते हैं कि I2 इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 45, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब की बार जो फेज एंगल है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो फिर हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, क्लॉकवाइज। ठीक है, और रेफरेंस हमने अभी भी साइन को ही माना है। ठीक है, तो यहाँ से आ गए हम, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गए कितना, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये लाइन हो गई I2 की।
ठीक। तो सिंपल तरीका है कि अगर वी एम साइन ओमेगा टी है तो यहाँ पे रेफरेंस हो गया, अगर ये हो गया, अगर जो है जो फेज एंगल है वो पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर फेज एंगल नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज। अब अगर इसी चीज़ को हमें फेजर की फॉर्म में लिखना है, फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर साइन ओमेगा टी वाली फॉर्म में दिया है तो ये वैल्यू होती है मैक्सिमम। जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो जो मैग्नीट्यूड या बाय डिफॉल्ट कहीं पे लिखा भी होगी 5 एंगल 0, तो ये जो होगा ये हमेशा आरएमएस होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते समय जब हम स्टैंडर्ड तरीके से लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड हमेशा आरएमएस में होगा। मतलब अगर मुझे इसी चीज़ को लिखना है तो ऐसे लिख देंगे, क्योंकि साइन है तो साइन का जो आरएमएस होता है वो क्या होता है कि मैक्सिमम अपॉन √2, और एंगल जो है वो क्या है +5, तो इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई कि इसमें आरएमएस वैल्यू आ गई और एंगल। या फिर अगर कहीं पे बाय डिफॉल्ट लिखा होगा ऐसे कि 5 एंगल 0 वोल्टेज है, तो इसका मतलब होगा जो 5 है वो कौन सी वैल्यू दी है हमें, आरएमएस वैल्यू, ये तो होगा हमारा फेज एंगल। अगर ऐसे दिया होगा V = 5 साइन ओमेगा टी, तो इसका मतलब जो 5 होगा उस केस में वो क्या होगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। थ्रू आउट इलेक्ट्रिकल में अगर इस तरह की चीज़ें आएंगी तो 5 एंगल 0 या 230 वोल्ट या ऐसा कुछ भी लिख देगा, नंबर की फॉर्म में लिख देगा, तब हमेशा आरएमएस होगा, और अगर इस तरीके से लिखेगा तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, ऐसे अगर वोल्टेज को भी लिखना है हमें फेजर फॉर्म में तो ये तो रेफरेंस ही है हमारा, तो क्योंकि साइन है इसीलिए मैक्सिमम अपॉन √2 आरएमएस होता है इसका, और ये आ गया 0 डिग्री। ठीक है, तो हमें केवल मैग्नीट्यूड लिखना है और एंगल लिखना है, ये दो चीज़ें। ठीक, तो सिंपल तरीका है, अगर फेज एंगल पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं जितने भी फेजर ड्रॉ करूंगा सब में मैं अभी फिलहाल रेफरेंस साइन लेके चल रहा हूँ, बाद में कॉस भी लूंगा। ठीक है, और फिर डिफरेंस समझेंगे दोनों में। तो सपोज अगर वोल्टेज लिखी हुई है, इसी को मान लेते हैं कि 5 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये हमारा क्या है, रेफरेंस मान लिया मैंने इसे, रेफरेंस है। ठीक है, बिना रेफरेंस के फेजर का कोई मतलब नहीं है, एक रेफरेंस होना जरूरी है। इसके बाद मान लो कोई दूसरी वोल्टेज हो सकती है, कोई करंट हो सकती है, जो मर्जी हो मान लें, तो करंट ही मान लेते हैं। मान लो करंट है 10 साइन ओमेगा टी +120, तो हमें इस करंट का फेजर ड्रॉ करना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये वाली जो लाइन है ये है हमारी साइन ओमेगा टी एक्सिस। ठीक है, 10 साइन ओमेगा टी +180 का मतलब होगी साइन है, तो साइन ओमेगा टी से 120 इधर, तो 90 यहाँ तक हो गया, ये हो गया 120, तो ये आ जाएगा फेजर। ठीक है, ये आ गया आई का। कुछ और भी ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे होता I2 = 10 साइन ओमेगा टी -90, इस तरीके से होता है। तो -90 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम किस डायरेक्शन जाने वाले हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, और साइन लिखा हुआ है, साइन को ही रेफरेंस लिया हमने, तो इसका मतलब यहाँ से 90 डिग्री कहाँ की तरफ आ गए हम, क्लॉकवाइज। तो ये होगा हमारा I2। ठीक है, तो बाकी इसकी लेंथ जो होगी वो उसके हिसाब से हो जाएगी, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो जो लेंथ होगी, तो बाकी जो इसकी लेंथ होगी वो इसका जो मैग्नीट्यूड है उसके हिसाब से हो जाएगी। ठीक है, अब एक दो बातें और देखिए। ऐसा है कि ये जो लिखा है मैंने कि 10 साइन ओमेगा टी +120, तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम चले जाएं एंटी क्लॉकवाइज, या हम जा सकते हैं कैसे, क्लॉकवाइज भी। इस फेयर तक पहुंचने के दो तरीके हैं, या तो हम 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले जाएं, या फिर ये पूरा सर्किल जो होगा, अगर हम यहाँ से घूम के यहाँ पूरा देखें तो पूरा तो 360 डिग्री हो गए। तो 120 अगर इधर से है, तो इधर से अगर इस फेजर पे जाना है तो 360 में से 120 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 240 डिग्री। तो लेकिन अगर हमें इस फेजर तक पहुंचना है तो या तो तरीका है कि हम 120 एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चले जाएं,
या फिर 240 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे जा सकते हैं। तो इसका मतलब इसी करंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 साइन ओमेगा टी माइनस 240, ठीक है। माइनस 240 क्यों? क्योंकि हम किस डायरेक्शन में गए हैं? क्लॉकवाइज। तो कहने का मतलब है कि 10 साइन ओमेगा टी प्लस 120 हो या फिर 10 साइन ओमेगा टी माइनस 240 हो, एक ही बात है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि ये माइनस 90 लिखा है, तो माइनस 90 या फिर ये तो क्यों माइनस क्यों लिखा था कि क्लॉकवाइज गए थे हम। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चले जाएं तो कितना डिग्री जाएंगे? 270, क्योंकि पूरा 360 होगा। तो इसका मतलब हम I2 को ये लिख सकते हैं कि 10 साइन ओमेगा टी प्लस 270। कहने का मतलब है कि अगर एक एंगल पॉजिटिव होगा प्लस 120 तो दूसरा नेगेटिव लिख सकते हैं, लेकिन 360 से माइनस करके। तो 360 माइनस 120 240 हो गया। ये प्लस का था तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो 240 आ जाएगा। सेम चीज़ ये भी है। तो हम चाहे 10/√2 एंगल माइनस 90 लिखें या 10/√2 एंगल प्लस 270 डिग्री लिखें, एक ही मतलब होगा दोनों बातों का, ठीक है। अब एक बार देखते हैं कॉस में लिखा होता। अब मान लो कि करंट होती कोई भी, इसको रेफरेंस फिर से ले रहे हैं हम, लिखा होता 10, या कुछ भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड में, 5 cos ओमेगा टी, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ पे होती है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में काफ़ी दिक्कत होती है बहुत से लोगों को, ठीक है। तो एक सिंपल सा तरीका बताते हैं, एक याद रख लेंगे हम कि cos ओमेगा टी जो होता है वो sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा होता है हमारा cos थीटा, ठीक है। तो जाएगा 5 sin ओमेगा टी प्लस 90, ये हो गया 90, ये हो गया थीटा, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ओमेगा टी पहले आता है, 90 बाद में आता है। तो a प्लस बी लिखें चाहे b प्लस ए लिखें, एक ही बात है। तो 5 cos ओमेगा टी को हम ये भी लिख सकते हैं क्या? 5 sin ओमेगा टी प्लस 90। मतलब अगर वोल्टेज का रेफरेंस ये है हमारा वोल्टेज का रेफरेंस, तो जो करंट होगी वो होगी साइन ओमेगा टी प्लस 90, मतलब यहाँ पे होगी, प्लस का है तो यहाँ पे, तो ये आगे करेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं हम कि अगर ये होगी साइन ओमेगा टी एक्सिस है, तो ये वाली जो एक्सिस है ये है कॉस ओमेगा टी एक्सिस, ठीक है। तो ये वाली एक्सिस क्या है? कॉस ओमेगा टी एक्सिस। ये वाली एक्सिस क्या है? साइन ओमेगा टी की एक्सिस। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो साइन और कॉस में जो डिफरेंस है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री लीडिंग है। या फिर मैंने पहले भी कहा कि अगर हम ओमेगा टी प्लस 90 लिख रहे हैं तो ओमेगा टी अगर हम क्लॉकवाइज चले जाएंगे तो ओमेगा टी माइनस 270 डिग्री भी लिख सकते हैं इसी चीज़ को, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं एग्जाम में कि मान लो कि लिखा होता कि I इक्वल टू है, I2 कहते हैं 5 cos ओमेगा टी प्लस 30, ठीक है। 5 cos ओमेगा टी प्लस 30 का मतलब हुआ कि cos की एक्सिस से 30 आगे, ठीक है। तो cos में 30 ऐड कर देंगे हम, तो ये है cos ओमेगा टी एक्सिस। इससे कितना 30 प्लस लिखा है तो इधर की तरफ आ जाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से 30 ऐसे आ गया, तो ये हो गया I2, ठीक। तो ये जो पूरा एंगल है अगर हम cos के टर्म में लिखेंगे तो cos लिखेंगे, cos से कितना शिफ्टेड है। अगर इसी चीज़ को साइन में लिखना होता तो हम देखते कि साइन वाली एक्सिस से कितना है, तो साइन वाली एक्सिस से कितना है 120 डिग्री। तो ये भी लिख सकते हैं कि 5 साइन ओमेगा टी प्लस 120, ठीक है। मतलब यही है इसका कि 90 ऐड कर दिया गया इसमें, जैसे मैंने यहाँ कहा था कि 90 प्लस थीटा क्या था हमारा कॉस थीटा, ठीक है। अगर ये भी ध्यान रखना है तो ये ध्यान रख लें कि ये साइन ओमेगा टी एक्सिस है, ये कॉस ओमेगा टी एक्सिस है। तो अगर लिखा है कि 5 cos ओमेगा टी प्लस 30, इसका मतलब हुआ कि कॉस की एक्सिस से 30 डिग्री इधर की तरफ, ठीक है। तो या फिर अगर कॉस से 30 इधर है तो साइन से पूरा 120, दोनों बातों का मतलब एक ही है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा होता मान लो I3 है कोई, लिखा होता कि 5 cos ओमेगा टी
माइनस 60। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब हुआ कि कॉस ओमेगा टी एक्सिस से 60 डिग्री नेगेटिव जाना है हमें, और नेगेटिव मतलब मैंने कहा कहाँ की तरफ? क्लॉकवाइज। तो अगर ये है कॉस ओमेगा टी एक्सिस, तो यहाँ से 60 इधर चले जाएंगे, ठीक है। तो मतलब किस डायरेक्शन में जाना है फिलहाल हमें? कॉस की एक्सिस से 60 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएंगे, तो ये हो गया हमारा I3, ठीक है। अगर इसी चीज़ को साइन की फॉर्म में लिखना होगा तो साइन से कितना डिग्री हो गया है? 30 डिग्री, क्योंकि पूरा 90 था तो 60 इधर से 30 इधर से, मतलब इसी चीज़ को ये लिख देंगे कि 5 साइन ओमेगा टी प्लस 30, ठीक है। एक दो बातें और, अगर मान लो लिखा होता कि कोई करंट है, वोल्टेज हो सकती है, मान लिखा कि -10 साइन ओमेगा टी, तो ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है लिखने का। नेगेटिव कभी भी मैग्नीट्यूड में हम नेगेटिव साइन नहीं दिखाते हैं वैसे, ठीक है। तो अगर कभी भी हमें माइनस को रिप्रेजेंट करना हो तो माइनस का मतलब होता है कि 180 डिग्री शिफ्ट आ गया इसमें, ठीक अपोजिट हो जाएगा मतलब। तो यहां देख लेते हैं, अगर 10 साइन ओमेगा टी यहां की तरफ होता, ठीक है, ये किसका फेजर होता है? 10 साइन ओमेगा टी। अब इसमें है माइनस साइन, तो माइनस में हम जो है फेजर को 180 डिग्री शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम 180 इधर ले जाएंगे, तो इसका मतलब अगर I4 लिखना होगा हमें तो ये आ जाएगा, I4 हो जाएगा -10 साइन ओमेगा टी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी फेजर में माइनस अगर आगे से आ गया तो इसका मतलब है कि वो 180 डिग्री क्या हो गया? शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही दिखाएंगे हम, तो लिख सकते हैं 10 साइन ओमेगा टी। तो इस रेफरेंस से कितना है? 180 डिग्री, ठीक है। तो क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस का 180 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर यही चीज़ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमें यहाँ तक पहुँचना है तो हम क्लॉकवाइज चले जाएंगे, तो क्लॉकवाइज भी कितने जाना होगा हमें? 180 डिग्री। तो I4 को ये भी लिख सकते हैं हम कि 10 साइन ओमेगा टी -180, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि माइनस अगर किसी फेजर के आगे आ गया तो हम उसे 180 डिग्री शिफ्ट कर देंगे बस, ठीक है। बाकी साइन से देखना है रेफरेंस तो यहाँ से आ जाएगा। अगर इसी चीज़ को कॉस की फॉर्म में लिखना होता, ठीक है, बहुत सारे लोगों को टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले दिक्कत होती है, तो मैं टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं करा रहा, मैं कह रहा हूँ बस ये एक्सिस ध्यान रखे बस। तो ये वाली एक्सिस है कॉस एक्सिस। अगर मान लो कि इसी चीज़ को मुझे कॉस की फॉर्म में लिखना है, तो कॉस से कितना डिग्री है? 90, और किधर की तरफ है? एंटी क्लॉकवाइज। तो कहने का मतलब है कि I4 को हम ये भी लिख सकते हैं कि 10 कॉस ओमेगा टी प्लस 90, ठीक है। तो प्लस को लिखा क्योंकि हम कहाँ गए थे? एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम क्लॉकवाइज जाते तो कितना डिग्री आते कॉस से? 270। तो इसी चीज़ को ये भी लिख सकते हैं कि 10 कॉस ओमेगा टी माइनस 270 डिग्री, ठीक है। अब मान लो कोई वोल्टेज है V इक्वल टू है -10 कॉस ओमेगा टी प्लस 45। तो पहले हम 10 कॉस ओमेगा टी प्लस 45 का फिगर ड्रॉ कर देंगे और फिर उसे माइनस है तो उसे 180 डिग्री शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। देखते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि ध्यान रखेंगे, ये वाली एक्सिस को मान लेंगे साइन ओमेगा टी एक्सिस, और ये जो एक्सिस होगी ये क्या होगी? कॉस ओमेगा टी की एक्सिस। दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। जो कॉस है वो साइन से 90 डिग्री लीड करता है। अब बात करते हैं कि अगर हमें 10 कॉस ओमेगा टी प्लस 45 का फेजर ड्रॉ करना होता तो इसका मतलब होता कि कॉस की एक्सिस से कितना? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज और ये वाली है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें इधर जाना है, तो इधर की तरफ आ जाएंगे 45, ठीक है।
तो ये जो लाइन होती है ये होती है 10 cos ओमेगा टी प्लस 45 की। लेकिन हमें 10 cos ओमेगा टी प्लस 45 नहीं करना है, हमें करना है -10 cos ओमेगा टी प्लस 45। तो इसका मतलब होगा इसे कितना डिग्री शिफ्ट कर देंगे, 180 डिग्री शिफ्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये मतलब ये जो लाइन है ये किसकी है, ये जो फेजर है किसका है, -10 cos ओमेगा टी प्लस 45 का। अब अगर इसको ही हमें अलग अलग तरीके से लिखना है कि कई बार जरूरत पड़ती है एग्जाम में, सपोज कीजिए हमें माइनस हटाना होता तो हम यहाँ से देख लेंगे कि cos से कितना एंगल है। तो cos से कितना एंगल है, पूरा 180 डिग्री होगा, तो ये कितना हो गया 135, ठीक है। तो 135 एंगल हो गए, तो ये लिख लो चाहे कि V इक्वल टू 10 cos ओमेगा टी प्लस, सॉरी क्योंकि हम किस डायरेक्शन से जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो 10 cos ओमेगा टी माइनस 135। या फिर अगर हमें साइन की तरीके से लिखना होता कि साइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो ये जो एंगल है कितना है, ये 45, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक 90 हो गए, तो ये कितना बचा 45। तो ये भी लिख सकते हैं कि 10 साइन ओमेगा टी माइनस 45, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो जनरली स्टैंडर्ड तरीके में मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा, साइन की फॉर्म में लिखना तो ऐसे लिख देंगे, कॉस लिखना तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये कॉस एक्सिस है, ये साइन एक्सिस है। थोड़ा सा और भी लिख सकते हैं कि इसका मतलब होगा ये हो गई माइनस साइन एक्सिस, ये प्लस कॉस है तो ये हो गया माइनस कॉस एक्सिस। इन तरीके भी यूज कर सकते हैं। अब लिखा है जैसे मान लो -10 cos ओमेगा टी प्लस 45, इसका मतलब ये भी है कि -10 वाली जो माइनस कॉस वाला है उससे 45 एंटी क्लॉकवाइज, ये भी तरीका ठीक है। तो अगर क्या -10 cos ओमेगा टी प्लस 45 है, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस वाली एक्सिस से कितना डिग्री, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो फेजर ड्रॉ करने के लिए आप किसी भी तरीके यूज़ कर ले, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि जिस एक्सिस जो भी लिखा हुआ है, अगर साइन लिखा है तो साइन से जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, कॉस लिखा है तो कॉस से चले जाएं, ठीक है। उसके बाद कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, साइन को माइनस हटाना है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर नहीं भी ध्यान में आते हैं तो ये देख लें कि इन एक्सिस से कितना कितना डिग्री का एंगल है, इससे आप इजीली फेजर ड्रॉ कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, उसे देखते हैं कि वोल्टेज दी है, करंट दी है, और कहा कि इफ वोल्टेज इज टेकन एज ए रेफरेंस, मतलब अगर हम वोल्टेज को एज ए रेफरेंस लें तो जो करंट का फेजर रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा इनमें से, ठीक है। तो करंट ये है 10√2 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4, और वोल्टेज ये है, तो ये रेफरेंस है, इस बात का ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसको रेफरेंस देके करंट को रिप्रेजेंट करना है हमें। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड देखते हैं, एंगल देखते हैं और लिख देते हैं, तो गलत जाएगा ऐसे में। तो ध्यान देना ये कॉस का रेफरेंस है, ये साइन है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है कि अगर हम समझे, मैंने पहले भी कहा था कि ये वाली एक्सिस है कॉस ओमेगा टी एक्सिस और ये है साइन ओमेगा टी एक्सिस। तो अगर हम देखें कि वोल्टेज है 100√2 cos 100 पाई टी, तो ये 100 ओमेगा टी है, तो मतलब वोल्टेज आ गई यहाँ की तरफ, कॉस की तरफ है ये आ गई वोल्टेज। अगर हम करंट देखें तो क्या है वो 10√2 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4, मतलब साइन ओमेगा टी वाली एक्सिस से कितना डिग्री, पाई बाई 4, मतलब 45 डिग्री या पाई बाई 4 कुछ भी लिख ले, तो यह आ गई करंट, ठीक है। तो साइन से लिखा था साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, तो साइन वाली एक्सिस से 45 डिग्री धरा गया। लेकिन हमें जो है कॉस को रेफरेंस देना है, तो अब जो एंगल होगा वो यहाँ से कितना होगा 45, और किस डायरेक्शन में आ गया, क्लॉकवाइज। तो एक बात तो यह है कि जो मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम फेजर में, वो हमेशा आरएमएस में लिखते हैं। तो अगर ये 10√2 है तो आरएमएस क्या होगा इसका, 10√2 अपॉन √2, तो आरएमएस तो आ गया इसका 10, तो मैग्नीट्यूड हमेशा आरएमएस में रिप्रेजेंट करना है। दूसरा, रेफरेंस एक्सिस से कितना एंगल है 45, और किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज, तो आ जाएगा 10 एंगल माइनस का 45। तो माइनस का क्यों आया है, क्योंकि रेफरेंस से जो एंगल है वो कितना है, माइनस का 45। तो आंसर आ जाएगा 10 एंगल माइनस पाई बाई 4। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10√2
कॉस 100 पाई टी माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो क्योंकि कॉस को रेफरेंस लिया है तो कॉस के हिसाब से देंगे। तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें रेफरेंस लिखा होगा, करंट को फेजर फॉर्म में लिखना होगा।